जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं जीतने की। डिफेंस डायरी के संग में बात एक और महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसने करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 48 से ज्यादा घुसपैठियों को मौत के घाट उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुद इस महायोद्धा को 18 से ज्यादा गोलियां लगी, लेकिन उसके बावजूद जीते जी इस महावीर ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। डिफेंस डायरी में इस महावीर की अनसुनी कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए मेक इन इंडिया के जरिए 70,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। ये अब तक का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया के तहत तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग सौदे हैं, जिसमें बात की जाए भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 60 नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिन्हें HAL तैयार करेगा, और समुद्री मोर्चे पर निगरानी के लिए भारतीय नौसेना को लंबे समय से ऐसे मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जिन्हें पहले विदेश से लेने के लिए भारतीय नौसेना कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि इन्हें मेक इन इंडिया के जरिए भारत में ही बनाया जाएगा। साल 2025 से ये भारतीय नौसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय सेना की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना को लंबे समय से बोफोर्स तोप के बाद आर्टिलरी गन की जरूरत थी। 1200 से ज्यादा ऐसी गन भारतीय सेना को चाहिए, और इसीलिए अब भारतीय सेना के लिए 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन यानी कि एडवांस हॉविट्जर को मंजूरी दी गई है, जिसे रक्षा क्षेत्र में टाटा और भारत फोर्ज जैसी जो देश के अंदर मौजूद कंपनियां हैं वो इसे तैयार कर रही हैं। ये एडवांस हॉविट्जर तोप है जो खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, चाहे बात पाकिस्तान सरहद की जाए, लद्दाख की जाए, अरुणाचल की जाए, ऐसी सरहद पर दुश्मन से बेहतर मुकाबला कर सकती हैं। और इसकी अगर ट्रायल की बात की जाए तो अब तक इसके ट्रायल पोखरन से लेकर अरुणाचल और लद्दाख तक सफल रहे हैं। हाल ही में इसके 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भी जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, उसमें भी इस एडवांस टोड आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से अगर बात की जाए भारतीय नौसेना के लिए सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी स्वदेशी सौदे के जरिए यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी जाएंगी, और आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना के सभी जो जंगी जहाज हैं, युद्धपोत हैं, उन पर ब्रह्मोस की तैनाती की जाएगी। तो इस तरह से 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के जरिए 70,000 करोड़ की रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, खासतौर से सरहद पर, चीन से लगने वाली सरहद पर, चाहे बात अरुणाचल की जाए, सिक्किम की जाए, उत्तराखंड की जाए या हिमाचल प्रदेश की जाए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसी हफ्ते एक महत्वपूर्ण बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई, जिसमें CDS अनिल चौहान, NS अजीत डोभाल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अलावा तमाम मंत्री शामिल हुए। और उसमें चीन जिस तरह से सरहद के इलाकों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ा रहा है, कई नए गांव बसा रहा है, सड़कों से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत कर रहा है, उससे निपटने को लेकर सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी यानी कि सड़क, रेल और साथ ही टेलीफोन और मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अहम बैठक की, और जिसमें सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाया गया, और इस बात की तैयारी को देखा गया कि किस तरह से चीन से मुकाबले को लेकर भारत भी लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक सरहद पर अपनी जो कनेक्टिविटी है, सड़कों की कनेक्टिविटी है, संचार की कनेक्टिविटी है, उसको कैसे बेहतर कर सकता है। और इसका फायदा न सिर्फ सेना को मिलेगा, बल्कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, उनको भी मदद मिलेगी। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के 65वें जन्म दिवस पर उनके लिए मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया दिल्ली में, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने अपनी बात रखी। और इस दौरान अनिल चौहान ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं,
जिस तरह के हालात इस वक्त नियंत्रण है और पाकिस्तान सरहद पर एक तरह से पिछले दिनों के मुकाबले हालात काबू में हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय जनरल बिपिन रावत को जाता है। उन्होंने सेना प्रमुख रहते हुए, सीडीएस रहते हुए वहाँ पर जिस तरह की रणनीति अपनाई, खासतौर से उन्होंने दोनों ही मोर्चों पर लोगों से संवाद को बढ़ाने को लेकर और साथ ही जो आतंकी हैं उनके ऑपरेशन ऑल आउट की जो रणनीति रही है वो काफ़ी कारगर रही है। और इस तरह से चाहे बात जम्मू कश्मीर में के हालात को लेकर कही गई हो या फिर देश ने जिस तरह से पहली सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार सरहद पर की थी, उसके अलावा उड़ी आतंकी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके साथ ही बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात तैयार हो गए थे, उन हालात में जनरल बिपिन रावत ने सीडीएस रहते हुए किस तरह से हालात को संभालने का काम किया, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इस तरह से तीनों सेनाओं ने जनरल बिपिन रावत को उनके 65वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उनकी भूमिका को सेनाओं को मजबूत करने को लेकर, सेनाओं के एकीकरण को लेकर, के साथ ही सरहद पर चीन और पाकिस्तान दोनों सरहद पर मुकाबले को लेकर, चाहे डोकलाम ऑपरेशन की बात की जाए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, उस दौरान जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख रहते हुए किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको याद किया गया। और आज अब जब जनरल बिपिन रावत के जो अधूरे काम हैं उनको लेकर भी खास तौर से अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की बात की जाए, वो लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये उम्मीद की जा रही है आने वाले दिनों में जब कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि इसी महीने के अंत में, अप्रैल महीने की शुरुआत में, उस दौरान ये उम्मीद की जा रही है कि जनरल बिपिन रावत ने जिस तीनों सेनाओं में थिएटर कमांड को लेकर जो काम शुरू किया था और उनके असमय जाने से अधूरा रह गया था, उस काम को अब जनरल अनिल चौहान पहली चीफ ऑफ डिफेंस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान उस पर एक नया खाका सरकार के सामने रखेंगे। डिफेंस डायरी में बात नायक दिगेंद्र कुमार की। नायक दिगेंद्र कुमार ने करगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महावीर ने 48 से ज्यादा पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुद इस महायोद्धा को 18 से ज्यादा गोलियां लगी, लेकिन उसके बावजूद जीते जी इस महायोद्धा ने अपनी वीरता का परचम लहराया। नायक दिगेंद्र कुमार का जन्म राजस्थान के सीकर जिले में हुआ। साल 1969 में उनका जन्म हुआ और उसके बाद वो भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स में शामिल हुए। सैनिक के तौर पर देश के अलग अलग इलाकों में उनकी तैनाती रही। साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान उन्हें उनकी यूनिट को करगिल में तैनाती मिली और उनकी राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन, जिसमें मेजर विवेक गुप्ता की जो कंपनी द्रास सेक्टर में तोलोलिंग की पहाड़ियों पर 4590 मीटर पर उनकी तैनाती होनी थी, उस सेना के सामने बड़ी चुनौती थी तो तोलोलिंग हिल पर कब्जे की, क्योंकि दुश्मन 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर पोस्ट पर कब्जा करके बैठा हुआ था। इस दौरान दिगेंद्र कुमार ने अपनी कंपनी के हमले के दौरान उनकी यूनिट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दिगेंद्र कुमार को लाइट मशीन गन ग्रुप की कमान मिली, जिसके जरिए जो तोलोलिंग पहाड़ी पर दुश्मन के बंकर हैं उन्हें निशाना बनाने की जिम्मेदारी थी। इस दौरान मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भंवर लाल, लांस नायक जसवीर सिंह और कई उनके साथी इस ऑपरेशन में शामिल थे। पाकिस्तानी सेना ने तोलोलिंग पहाड़ी की चोटी पर 11 बंकर बना रखे थे। दिगेंद्र कुमार को पहले और आखिरी बंकरों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन सीधे बड़े हथियारों से, यानी कि मशीन गन से, हैंड ग्रेनेड के जरिए पहाड़ी से ऊपर चढ़ते हुए भारतीय सैनिकों को निशाना बना रहा था। इसलिए दिगेंद्र कुमार के और उनके साथियों पर मशीन गन के जरिए पहाड़ी पर बैठे दुश्मन को निशाना बनाने की जिम्मेदारी थी, उनके बंकर को नष्ट करने की जिम्मेदारी थी। इस दौरान एक के बाद एक बंकरों को निशाना बनाया जा रहा था। 13 जून 1999 को नायक दिगेंद्र कुमार और उनके साथी एक के बाद एक करीब 9 बंकरों को बर्बाद करते हुए बाकी सैनिकों के साथ आगे बढ़े
और इस दौरान उनके कई साथी और वो भारी गोलाबारी और आग की चपेट में आ गए। इस चपेट में आने से सूबेदार भंवरलाल, नायक जसवीर सिंह और उनके कई साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके टीम लीडर मेजर विवेक गुप्ता सीधी सिर पर गोली लगने की वजह से शहीद हो गए। नायक दिगेंद्र कुमार खुद भी बुरी तरह से घायल हुए। उनके बाएं हाथ पर गोली लगी, उसके बावजूद उन्होंने मशीन गन से दुश्मन के बंकरों को निशाना बनाना नहीं छोड़ा। वो लगातार दुश्मन पर गोलियां चलानी जारी रखी और एक के बाद एक दुश्मन के कई बंकरों को उन्होंने नष्ट करने का, नेस्तनाबूद करने का काम किया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान नायक दिगेंद्र कुमार और उनके साथियों ने तोलोलिंग की इन बंकरों में बैठे 48 से ज्यादा घुसपैठी और पाकिस्तानी सैनिकों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, मौत के घाट उतारने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान दिन और रात चले इस भीषण युद्ध के दौरान खुद नायक दिगेंद्र कुमार के शरीर पर 18 से ज्यादा गोलियां लगी हुई थी। उनके हाथ, दोनों हाथ, क्योंकि मशीन गन से लगातार वो फायरिंग कर रहे थे, दोनों हाथ पर गोलियां थी, उनके शरीर के पैरों पर, पेट पर और 18 से ज्यादा गोलियां लगी हुई थी। और इस दौरान उनकी पूरी टीम मेजर विवेक गुप्ता और उनके बाकी साथियों ने तोलोलिंग की इस अहम चोटी पर तिरंगा फहराने में कामयाबी हासिल की। 18 गोले लगने के बावजूद नायक दिगेंद्र कुमार ने जीते जी, वो उन कुछ सैनिकों में से थे जो शहीद नहीं हुए। उन्होंने जीते जी वहां पर तिरंगा फहराने का काम किया। उनके कई साथियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन नायक दिगेंद्र कुमार भाग्यशाली थे। 18 गोली लगने के बावजूद वो जीवित रहे और उन्हें उनके इस योगदान के लिए, इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और सही मायनों में नायक दिगेंद्र कुमार ने महावीर होने का फर्ज निभाया। वो लगातार जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, उन्होंने आखिरी सांस तक जीते जी उसको पूरा करने का काम किया। करगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग जैसी चोटी पर, जो भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और उसके लिए भारतीय सेना को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, उस पर तिरंगा फहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के ऐसे कई महावीर, कई महायोद्धाओं ने वीरता की नई कहानियां लिखी। उसमें से एक नायक दिगेंद्र कुमार भी थे। करगिल युद्ध के बाद भी वो भारतीय सेना में रहे और साल 2005 में वो सेना से सेवानिवृत्त हुए। इस तरह से भारतीय सेना की परंपरा का निर्वाह करते हुए नायक दिगेंद्र कुमार ने भारतीय सेना के इतिहास में करगिल युद्ध में एक सुनहरा पन्ना जोड़ने का काम किया। जय हिंद।